राम राम। जय माँ सरस्वती। कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार सिहाग जय हिंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा में कृषि व्याख्याता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सभी शिक्षण संस्थाओं का अवकाश है, जिसके कारण विद्यार्थी शिक्षा से दूर हो गए हैं। तो उनको शिक्षा से जोड़े रखने के लिए विद्यालय ने ये प्रयास किया है कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षा से वापस जोड़ा जाए, ताकि जब भी विद्यालय लगे तो उन्हें इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। तो आज हम कक्षा 11 के पहले अध्याय का टॉपिक है भारतीय कृषि का इतिहास एवं कृषि विज्ञान की शाखाएं, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि का इतिहास का टॉपिक है। इस टॉपिक में भारत में क्या क्या हुआ कृषि के क्षेत्र में, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि भारत की लगभग 70% जो आबादी है वो किसी न किसी रूप से कृषि या कृषि उद्योग पर निर्भर है। यानी कुल आबादी का 70% जनसंख्या है वो कृषि या कृषि से जुड़े हुए उद्योग धंधों पर ही निर्भर है। सबसे पहले 27 अप्रैल 1871 को कृषि राजस्व और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। ये याद रखना, 27 अप्रैल 1871 में कृषि राजस्व और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1881 में कृषि का एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया। केंद्रीय विभाग कृषि का अलग कब खोला गया? 1881 को। अठारह सौ निन्यानवे और 1900 में 1899 और 1900 में भीषण अकाल पड़ा, जिसे छप्पनिया अकाल भी कहते हैं। छप्पनिया अकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय विक्रम संवत 1956 थी, जिसके कारण इसे छप्पनिया अकाल कहते हैं। ये बहुत ही विनाशकारी अकाल था, जिसमें भारत में भूखमरी की समस्या हो गई थी। 1901 से लेकर 1905 के दौरान भारत में 6 कृषि कॉलेजों की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ हुई? पुणे, कानपुर, सबौर, नागपुर, कोयम्बटूर, लायलपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पर 6 कॉलेजों की स्थापना की गई। जो छप्पनिया अकाल पड़ा था, इस प्रकार की समस्या भारत में दोबारा न आए, इसकी रोकथाम करने के लिए भारत में सन 1904 भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रबंध किया गया ताकि भारत में दोबारा से इस प्रकार का अकाल है उसका सामना न करना पड़े। इसके पश्चात 1905 में IARI, यानी तब उसका नाम था इम्पेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे स्थापना हुई। दरभंगा याद रख लेना, दरभंगा 1905 में हुई थी, ये याद रख लेना। ये भी प्रश्न आ जाता है कि IARI की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। 1911 में इसका नाम इम्पेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया।
1919 में इसका नाम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। 1936 में भूकंप के कारण इसकी दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। भूकंप के कारण दीवार क्षतिग्रस्त होने के कारण इसका स्थानांतरण है वो नई दिल्ली में कर दिया गया। सन 1936 7 नवंबर 1936 को IARI की स्थानांतरण नई दिल्ली में कर दिया गया, ये भी याद रख लेना। जो इंपीरियल शब्द अंग्रेजों ने दिया था उस शब्द को स्वतंत्रता के बाद इंडियन शब्द में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी उसको बदल दिया गया। अब इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, यानी जो इंपीरियल शब्द था उसको इंडियन कर दिया गया। तो ये वर्तमान में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है। अब इस संस्थान को विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान हुई 1958 में, ये भी याद रख लेना। IARI को विश्वविद्यालय की मान्यता कब प्रदान हुई? 1958 में। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। 16 जुलाई 1929 ICAR की स्थापना हुई, यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। जो ये पहले इसमें दे रखा है, ये भी पहले इंपीरियल नाम था, स्वतंत्रता के बाद इसे भी इंडियन कर दिया गया था। तो ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसकी स्थापना हुई है 16 जुलाई 1929। काफ़ी बार प्रश्न आता है कि ICAR डे कब मनाया जाता है, यानी ICAR डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 जुलाई को। बोने गेहूं का जनक नॉर्मल ई बोरलो को कहा जाता है, ये भी प्रश्न कई बार आता है। इसके अलावा ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, यानी विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग, और ये भारत में पहुंचे थे 1963 में भारत में आए थे और उन्होंने भारत का दौरा किया था। और तब ये डॉक्टर स्वामीनाथन से मिले और उनके प्रयासों से ही भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। इसलिए भारत में हरित क्रांति का जनक है वो डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ये कक्षा 11 में मेन इतिहास है भारतीय कृषि का, वो आ जाता है। तो आपने पढ़ लिया ICAR क्या है, IAR क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कृषि बोर्ड का गठन कब हुआ, छपनिया काल कब पड़ा। इस प्रकार से ये सामान्य जो क्वेश्चन बनते हैं उनका अध्ययन किया। इसके पश्चात कृषि विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है, उनमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि एग्रीकल्चर शब्द है वो किस भाषा का है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का है। एग्रीकल्चर शब्द ध्यान रख लेना, लैटिन भाषा का है, जो लैटिन के एग्रिक तथा कल्चरा से मिलकर बना है। एग्रिक का अर्थ होता है सोयल और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन, यानी सोयल का अर्थ हो गया मृदा और कल्टीवेशन का अर्थ हो गया जुताई, यानी
मिट्टी की खोद खाद करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। तो अब आपको प्रश्न आ जाए, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। परिभाषा पूछ ले जाए तो साधारण परिभाषा है, मिट्टी की खोद खाद कर उसमें फसल उगाना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। इसके पश्चात हम इसकी प्रमुख शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण शाखा है एग्रीकल्चर की, वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, याद रख लेना। एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस तथा नोमस। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड और नोमस का अर्थ होता है मैनेजमेंट या टू मैनेज, यानी खेत का प्रबंधन। फील्ड का अर्थ क्या होता है? खेत, और मैनेजमेंट का अर्थ होता है प्रबंधन। तो खेत का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। खेत के प्रबंधन में फसल की बुआई के समय जो हम तैयारी करते हैं उससे लेकर कढ़ाई तक, यानी कटाई, ओसाई और मंडाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं करते हैं, जैसे जुताई करना है, समतलीकरण करना है, मेड़ बनाना है, बुआई करनी है, खाद उर्वरक देना है, सिंचाई करनी है, फसलों की सुरक्षा करनी है, कटाई करनी है, मंडाई करनी है, ओसाई करनी है, ये सारी चीज़ें है, इन सब का अध्ययन है वो सस्य विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। तो साधारण परिभाषा की बात करें तो फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। इसके जनक है पीटर डी क्रेसेंजी, याद रख लेना। इसके जनक है पीटर डी क्रेसेंजी, इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है। तो इसके जनक कौन है? पीटर डी क्रेसेंजी। तो ये है एग्रीकल्चर की पहली शाखा और सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि भारत में अधिकतर फसलों का ही ज़्यादा प्रचलन है। उद्यानिक वगैरह फसलें हैं या फूल वाली है, सब्जी वाली है, उनका क्षेत्रफल बहुत ही कम है। तो एग्रोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। दूसरी इसकी शाखा है हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा का है। प्राय वे शब्द जिसके अंत में कल्चर आता है, लगभग कुछ एक अपवाद भी हो सकते हैं, वे लैटिन के होते हैं। और जिनके अंत में नोमी या लॉजी होते हैं, लगभग वो शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। कुछ एक अपवाद भी हो सकते हैं उनको छोड़कर। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है और यह हॉर्टस तथा कल्चरा या कल्टस से मिलकर बना है। हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन यानी उद्यान, और कल्टीवेशन का अर्थ होता है जुताई। तो उद्यान वाली जो फसलें हैं उनके बारे में अध्ययन करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाती है। उद्यान विज्ञान के जनक है वो लिबर्टी हेडेवेली को कहा जाता है, याद रख लेना। उद्यान विज्ञान के जनक है वो लिबर्टी हेडेवेली को कहा जाता है। भारत में उद्यान विज्ञान का जनक है एमएच मोरीगवाडा को कहा जाता है। यह भी पूछ लिया जाए कि भारत में उद्यान विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? एमएच मोरीगवाडा को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक है वो डॉक्टर के.एल. चड्ढा को कहा जाता है। ये भी ध्यान रख लेना। आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक है वो डॉक्टर के.एल. चड्ढा को कहा जाता है। इसके बाद हम उद्यान विज्ञान की भी उप शाखाएँ उनमें विभाजित कर सकते हैं। उनकी 3 मुख्य शाखाएं हैं। पहली शाखा है पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान। पोमोलॉजी शब्द है वो लैटिन तथा ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है, यानी ये दोनों भाषाओं का शब्द है।
पोमो का अर्थ होता है फ्रूट और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। तो याद रख लेना, पोमोलॉजी शब्द है वो लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा से मिलकर बना है। दूसरा है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर यानी सब्जी विज्ञान। ओलेरिस का अर्थ होता है हर्बेसियस यानी शाकीय पौधे। कल्चरा का अर्थ कल्टीवेशन। तो इसमें कल्चर आ गया तो ये हो गया लैटिन भाषा का शब्द। तीसरी है फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान। फ्लोरिस का अर्थ होता है फ्लोर और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। और यह शब्द भी लैटिन भाषा का है क्योंकि इसमें भी लास्ट में क्या आ गया है, कल्चर। तो लगभग जिसके अंत में कल्चर आता है वो लैटिन का, और जिसके अंत में नोमी या लॉजी आते हैं वो लगभग शब्द है ग्रीक भाषा के होते हैं। अब बात करें इनकी परिभाषा। पोमोलॉजी फल वाले पौधों के बारे में अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वह फल विज्ञान कहलाती है। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जी विज्ञान, सब्जी के बारे में अध्ययन किया जाता है या सब्जी वाली फसलों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह ओलेरिकल्चर यानी सब्जी विज्ञान कहलाती है। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुष्प वाले पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। यानी इनको ज़्यादा हार्ड नहीं है, नाम से ही पता चल जाता है, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान और पुष्प विज्ञान। फल विज्ञान है वो लैटिन और ग्रीक दोनों का है। ओलेरिकल्चर लैटिन का है, फ्लोरिकल्चर भी लैटिन का है। अगली और महत्वपूर्ण शाखा इसकी है एनिमल हैजबेंड्री यानी पशुपालन। ये इसकी तीसरी महत्वपूर्ण शाखा है। अगर हम बात करें कक्षा 11 और कक्षा 12 के एग्रीकल्चर की बुक में तो इन 3 शाखाओं को अध्ययन किया जाता है, यानी 3 यूनिट में उस बुक को डिवाइड किया गया है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और पशुपालन। इस शाखा में हम पशुओं का आवास कैसा होना चाहिए, पशुओं के आहार की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पशुओं में प्रजनन की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, नस्लों का चुनाव कैसे करना चाहिए, पशुओं में होने वाले सामान्य रोग हैं उनके क्या लक्षण हैं, उनके क्या कारण हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं या उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, टीकाकरण कब करवाना चाहिए और इनका सामान्य घरेलू उपचार क्या है, इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सामान्य अगर हम परिभाषा में इसको व्यक्त करना चाहे तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु आहार, आवास, स्वास्थ्य का प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया जाता है, पशुपालन कहलाती है। अगली शाखा है एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। इस शाखा में हम मधुमक्खी पालने के बारे में अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, मधुमक्खी का जो सामाजिक परिवार है उसमें किस किस प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती है, उनका क्या क्या कार्य होता है और उनको कैसे रखा जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रश्न कई बार आ जाता है कि मधुमक्खी पालने की क्रिया क्या कहलाती है। तो मधुमक्खी पालने की क्रिया है वो एपीकल्चर कहलाती है। ये भी काफ़ी बार आ चुका है प्रश्न, तो याद रख लेना, मधुमक्खी पालने की क्रिया है एपीकल्चर कहलाती है। अगली शाखा है फिशिकल्चर या फिशरी, इसे मछली पालन कहते हैं। इसमें मछली से संबंधित या मछली पालन के बारे में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या विधियां अपनानी चाहिए, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रश्न आ जाता है कि मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है, तो मछली पालन की क्रिया फिशिकल्चर कहलाती है। अगला है सेरिकल्चर यानी रेशम कीट पालन। इसमें रेशम के कीट को पालकर उससे धागा तैयार किया जाता है और उस धागे का प्रयोग फिर वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो कई बार प्रश्न आ चुका है, रेशम कीट पालन की क्रिया क्या कहलाती है, तो रेशम कीट पालने की क्रिया है वो सेरिकल्चर कहलाती है। और रेशम कीट पालन है वो सामान्यतः शहतूत के पौधे पर किया जाता है और इसका सर्वप्रथम उत्पादन है वो चीन में किया गया था और चीन ने इस विधि को या इस पालने की जो क्रिया है इसको विश्व से काफ़ी समय तक
छुपा कर रखा था। उसके बाद वहाँ का एक पादरी है जो चर्च में रहता है, उसको पता चला कि इस प्रकार की यहाँ पर खेती होती है, तो उसने फिर पूरे विश्व को इसके बारे में बताया। अगली है लैक कल्चर यानी लाख उत्पादन। इसमें लाख उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है एंटमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। इसमें फसलों में लगने वाले कीटों का जीवन चक्र, उनकी हानिकारक अवस्था, कौन से कीट कौन सी फसल को हानि पहुंचाते हैं और इन कीटों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एंटमोलॉजी क्या होगी? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसलों में लगने वाले कीटों का जीवन चक्र, उनके हानिकारक अवस्था तथा नियंत्रण आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, एंटमोलॉजी कहलाती है। अगली शाखा है प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान। नाम से पता चलता है पादप रोग विज्ञान यानी फसलों में लगने वाले रोगों के क्या कारण होते हैं, उन रोगों के क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं इत्यादि के बारे में इस शाखा में अध्ययन करते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसलों में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण, रोकथाम इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। अगली शाखा इसकी कृषि प्रसार यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रसार का मतलब होता है कोई जो नई तकनीक आती है उसको किसान को किस माध्यम से पहुंचाया जाए और ताकि किसान उसको जल्दी से ग्रहण कर सके। भारतीय किसान अधिकतर परंपरागत कृषि की तकनीकों को ही अपनाता है, जो नवाचार आते हैं उनको अपनाता नहीं है, अपनाता है तो भी बहुत देरी से अपनाता है। तो इसलिए भारतीय जो किसान है वो विदेशी जो किसान है या अन्य देशों के किसानों से अभी भी तकनीक के मामले में पीछे है। कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अगली शाखा है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र, इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग, विपणन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम उत्पादन। मशरूम एक कवक की प्रजाति ही है, इसका पालन या इसकी खेती की जाती है और ये एक प्रोटीन युक्त सब्जी के रूप में शामिल होती है। इसके लिए भी उपयुक्त जलवायु की या जो आवश्यक कंडीशन है उसमें की जाती है। इस प्रकार खेतों में, खुले खेतों में इसको आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर होता है, वो लगभग 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर होता है और आर्द्रता है, जो वातावरण में नमी है वो लगभग 75 से 90% के बीच में होनी चाहिए, तो इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। वर्तमान में भारत में इसकी खेती का प्रचलन है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके फार्म भी बन रहे हैं। सर्दियों में सामान्य बेड तैयार करके उसमें खेती कर सकते हैं, गर्मियों में रूम तैयार करके उसमें एसी वगैरह की व्यवस्था करके उपयुक्त जो इसके लिए क्लाइमेट है वो प्रदान किया जाए तो इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। अगली शाखा है पोल्ट्री यानी कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन का अर्थ ये नहीं है कि इसमें केवल मुर्गी पालन के बारे में अध्ययन किया जाता है। मुर्गी है, बटेर है, बतख है, इन सब के पालने के बारे में इस शाखा में अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है फॉरेस्ट्री यानी वन विज्ञान। इसमें शाखा में वनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वनों में कौन कौन सी औषधियाँ पाई जाती है, कौन कौन से पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं किन क्षेत्रों में, इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा है एग्रीकल्चर का इतिहास, भारतीय एग्रीकल्चर का इतिहास और कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। आज का टॉपिक पूरा हुआ। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। राम राम।